सो प्यारे बच्चों, उस दिन हमारा क्लास हो नहीं पाया तो इसको हम लोगों ने अभी आज रीशेड्यूल किया है। देखो, हम लोग माइटोसिस को पढ़ने वाले हैं। माइटोसिस के बारे में पढ़ना शुरू किया था एक्चुअली लास्ट लेक्चर में। प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको आवाज आ रही होगी मेरी। यू आर एबल टू लिसन? हेलो? यस सर। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे बच्चों हम लोग बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस ऑब्वियसली हम लोगों ने स्टेजेस के बारे में पढ़ा। यहाँ पे थोड़ा पिक्चर्स के साथ हम लोग बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, बट यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से सेल्स जो है वन एक के बाद एक स्टेजेस शो करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग जानते हैं कि माइटोसिस एक इक्वल डिवीजन है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आपको दिखा रहा है कि है ना, माइटोसिस एक इक्वल डिवीजन है। ठीक है, और डिप्लॉयड सेल्स को डिप्लॉयड या हैप्लॉयड सेल्स है हैप्लॉयड, व्हाटएवर जो भी टाइप का सेल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उस तरह से बेटा आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, इवन यहाँ पे आप देखोगे तो उसके रियल इमेजेस भी दिए गए हैं। आप ऊपर देखो ब्लू कलर में। ठीक है, रियल सेल के अंदर भी वो किस तरह से दिखते हैं स्टेजेस, यहाँ पे वो दिखाए गए हैं। तो ये चारों फेजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। तो नंबर 1 जो फेज है, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे आपको अर्ली प्रोफेज दिखाई दे रहा है और आप देख पाते हो कि यहाँ आपको इस तरह से बेटा क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डायड कंडीशन भी नजर आने लगी है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको डायड कंडीशन देखने को मिलती है। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, देखो, एक तो है कि प्रोफेज एक लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे ज्यादा देर तक टिकने वाला जो फेज होता है उसे हम प्रोफेज कहते हैं। ठीक है, इसमें द टेंगल्ड क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस टू क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम के फॉर्मेट में वो कंडेंस्ड होना शुरू हो जाते हैं। द न्यूक्लियोलस इज अ सीन अटैच्ड टू द क्रोमोसोम्स एट द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। अब सेल ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर का क्या मतलब होता है। फिर भी थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर बेटा एक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। मतलब ऐसे डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर बेटा न्यूक्लियस के अंदर दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस का जो पार्ट डीएनए से अटैच होता है उसी को हम न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। तो ये जो चीज है ये तो गायब हो जाती है जब प्रोफेज शुरू होगा, तो ये तो गायब। तो आपको क्रोमोसोम के साथ में यहाँ पे इस तरह से बेटा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स अटैच होते हुए दिखाई देंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े आपको अटैच होते हुए दिखाई देंगे। ये आपको अर्ली प्रोफेज में देखने को मिलता है। मतलब धीरे धीरे अभी न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस ये सब डिसअपियर होने की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, ये हमें दिखाई देगा। उसके बाद में बेटा प्रोफेज में आपको देखने को मिलेगा लेट प्रोफेज। अब लेट प्रोफेज में भी आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो चुका है। ठीक है, each chromosome splits into 2 chromatids attached together at the centromere। अब यहाँ पे एग्जैक्टली बेटा क्लियरली हमें डायड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखो ब्लू कलर का मान लेते हैं पैटर्नल है और रेड कलर का मैटरनल है। तो पैटर्नल मैटरनल छोटे वाले क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, पैटर्नल मैटरनल बड़े वाले क्रोमोसोम भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस सेल में 2n = 4 है, बराबर है, 4 क्रोमोसोम है ना। 2n = 4 है, ब्लू वाले 2 है, रेड वाले 2 है ना। इसका मतलब ये डिप्लॉयड कंडीशन है, 2n = 4 है। बट हर एक की एक ही कॉपी है, तो इसका मतलब अभी 4c आपको दिखाई देती है। हर एक के बेटा एक मतलब इसकी एक कॉपी, इसकी एक कॉपी आपको दिखाई देती है। तो डायड देखने को मिलता है। तो क्योंकि मैंने आपको लास्ट में समझाया था बेटा कि 4c हो जाएगा, 4 कॉपीज बन जाएंगे, तो वो दिख रहा है आपको। ठीक है, क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड
आपको एक एक क्रोमोसोम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू रहता है इन एनिमल सेल्स। अब ये चीज मैंने इवन लास्ट क्लास में आपको बताई थी बच्चों। एनिमल सेल्स में क्या होता है रे, the centrioles move to the opposite poles and they radiate out astral rays। अभी astral rays आपको देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बेटा पोल्स बनना शुरू हो जाएंगे और इनके एस्ट्रल रेज भी आपको दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, लाइक दिस। एस्ट्रल रेज भी आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। So astral rays along with its centriole pair is called as aster। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। ये एक हो गया एस्टर, ये एक एस्टर है, दो एस्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। The two esters move to the opposite poles and start spindle formation। और जैसे ही प्रोफेज खत्म होने आता है तो वो स्पिंडल बनाना शुरू करते हैं ना। एनसीईआरटी एक बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट यहाँ पे बताती है, द न्यूक्लियर एनवेलप। जो प्रोफेज है ना, लेट प्रोफेज, उसमें क्या होता है, द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब बेटा डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। ऑल ऑफ देम विल स्टार्ट डिसअपियरिंग, ठीक है। तो जितने भी बेटा आपको मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, ऑल विल डिसअपियर, ठीक है, सारे जो है बेटा डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो दे विल स्टार्ट डिसअपियरिंग, दैट इज व्हाट द पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको देखने को मिलती है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि स्पिंडल फाइबर बनता है ऐसे प्रोटीन से जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलिन, बराबर है। तो स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन्स। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं बेटा, ठीक है, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएगा। तो बाय दिस वे सारी चीजें आपको देखने को मिलती है बेटा, ऑल द, है ना, सिंपल बातें आपको प्रोफेज में देखने को, मतलब डिसअपियर 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 होने लग जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम एक जगह कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है, एंड देन दैट इज व्हाट द लेट प्रोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों मेटाफेज। नाउ मेटाफेज में आपको क्लियरली बेटा दो एस्ट्रल दिखाई दे रहे हैं, इधर बेटा एक तो पोल दिखाई दे रहा है, इधर एक पोल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी है। द न्यूक्लियर एनवेलप completely disintegrates, hence the chromosome spread through the cytoplasm of the cell। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि न्यूक्लियस पूरी तरह से गायब हो चुका है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं। आप देखो ना, है ना, ना अर्ली मेटाफेज में है और ना ही लेट मेटाफेज में है, किसी भी स्टेज में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा, बट आपको स्पिंडल दिख रहा है, स्पिंडल आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है। So chromosome condensation is complete, है ना। They can be studied easily under the microscope। They will have two sister chromatids। तो आपको यहाँ पे exactly properly condensed chromosome दिखाई देगा। सारे क्रोमोसोम कैसे होंगे, डायड। डायड है मतलब क्या है बच्चों, दो क्रोमेटिड और एक सेंट्रोमियर, बराबर है ना, टू क्रोमेटिड एंड वन सेंट्रोमियर। स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अटैच होता है सर, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर नाम का जो प्रोटीन है वहां पे अटैच होता है। ओके, सो क्रोमोसोम्स कम टू लाई एट द इक्वेटर। तो आप देख सकते हो कैसे क्रोमोसोम यहाँ पे इक्वेटर पे अरेंज हो गए, है ना। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज कॉल्ड एज अ मेटाफेज प्लेट। तो ये जो प्लेट है ना जिसके ऊपर ये सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, इस प्लेट को हम लोग कहते हैं बेटा मेटाफेज प्लेट, ठीक है, या इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। जो बीच में आएगा, सेंटर में आ गया, तो उसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। और यहाँ पे बेटा आपको क्लियरली चीजें देखने को मिलती है ना। The spindle fiber from both the poles are connected to the chromatid by their kinetochores in the centromere। अब यार ये आराम से समझो, देखो जब भी हम लोग क्रोमोसोम को ड्रॉ करते हैं, ये है क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड। अभी सेंट्रोमियर जो है ना, इस सेंट्रोमियर के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक प्रोटीन लगा होता है, इधर भी एक प्रोटीन। तो इसको, इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं,
इसे हम लोग कहते हैं बच्चों काइनेटोकोर, दिस इज कॉल्ड एज अ काइनेटोकोर। और इसी प्रोटीन को ट्यूबुलिन प्रोटीन अटैच होके स्पिंडल्स बना लेता है, ठीक है, इस तरह से। तो स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अटैच होता है? अगर आप बोलोगे सर सेंट्रोमियर पे अटैच होता है, तो गलत है। सेंट्रोमियर पे ठीक है, बट डायरेक्टली वो कभी सेंट्रोमियर को अटैच नहीं होता। वहां पे प्रोटीन का एक कुशन लाइक प्रोटीन होता है, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा काइनेटोकोर। अभी ये क्वेश्चन काइनेटोकोर वाला कम से कम 6-7 बार पूछा है उन्होंने, पूरे जितने भी नीट हुए हैं ना अभी, है ना, उनमें 6-7 या 8 बार भी पूछा है उन्होंने कि स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को कहाँ अटैच होता है। आंसर इज काइनेटोकोर। बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, इतना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में आता है, मतलब सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। हेलो, काइनेटोकोर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये क्लियर है, मैंने इवन बेटा आपको अलग अलग टाइप के स्पिंडल फाइबर्स के बारे में बताया। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, इंटर क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर, एस्ट्रल स्पिंडल, ये जो है बेटा मैंने आपको सारे टाइप बच्चों बता के रखे हुए हैं। नाउ अब मेन चीज आती है एनाफेज। अभी एनाफेज में होता क्या है? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया बच्चों। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? अरे सिंपल है ना सर, यहाँ पे क्या होता है ना, जो डायड होता है ना, डायड जो अभी आपने ड्रॉ किया था, वो बीच से टूट जाता है। अच्छा, इसका मतलब दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं? यस सर। अच्छा, मतलब डायड से मोनैड बनता है? यस सर, एनाफेज में डायड से मोनैड बनता है। अच्छा बच्चा, मुझे एक बात बता, ये मेटाफेज के क्रोमोसोम में और एनाफेज के क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है? अरे सिंपल है सर, मेटाफेज का क्रोमोसोम डायड होता है और एनाफेज का क्रोमोसोम मोनैड होता है। वाओ, बहुत बढ़िया। अभी वो क्वेश्चन पूछते हैं नीट में, क्या पूछते हैं? अच्छा, मेटाफेज के क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड कितना सेंट्रोमियर होगा, इतना आसान है सर। मेटाफेज के क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड 1 सेंट्रोमियर होता है, क्योंकि वो डायड है ना। अच्छा, एनाफेज में बता फिर तो। हाँ, एनाफेज में कितना आसान है सर, मोनैड होता है ना, 1 क्रोमैटिड 1 सेंट्रोमियर। अच्छा, ये डिफरेंस है। अच्छा ओके, तो सर आपने ये कहा कि यहाँ पे 2n4C चेंज हो जाता है, क्या चेंज होता है सर? अरे कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे 4n4C हो जाएगा अभी। अच्छा, तो कॉपीज उतनी ही रहेंगी? हाँ, कॉपीज उतनी है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएगा। हाँ, डबल हो जाएगा। काउंट कर ले, पहले 4 था, अभी 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। वाओ, तो 4n4C एनाफेज में होता है। यस सर, एनाफेज में होता है। बहुत बढ़िया। इट इज द शॉर्टेस्ट फेज, सबसे छोटा फेज होता है, शॉर्टेस्ट फेज इन द माइटोसिस। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड्स, यहाँ सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा longitudinally, resulting in the formation of 2 daughter chromatids, chromosomes of the future daughter nuclei। तो जो भी आने वाले डॉटर सेल है, उनका क्रोमोसोम अब बन चुका है। As the spindle fiber contracts, the chromatid move from the equator to the opposite pole। तो ये जो इक्वेटर है, यहाँ से बेटा वो, अभी ये अर्ली एनाफेज है, ये लेट एनाफेज है, दिख रहा है आपको? हेलो, है ना? yes, इक्वेटर के पास में, ये पोल के पास पहुंच चुके हैं। हो गया सर। आपने एक चीज लास्ट क्लास में बताई थी, वो क्या है सर? आपने बोला क्या कि अगर शेप पढ़ना ना, शेप क्रोमोसोम का, तो आप एनाफेज में पढ़ सकते हो। आपने ऐसा कहा था, बिल्कुल सही है, कहा था ना मैंने ऐसे? yes, है ना? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मैक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, हेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप, ये मैंने बताया था। तो दिस शेप्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द एनाफेज। सर यहाँ पे वो सेग्रीगेशन होता है क्या, जो आप बोल रहे हो? यस, यहीं पे सेग्रीगेशन होता है। तो बच्चों आप याद रखना, जब आप 12th स्टैंडर्ड में जेनेटिक्स पढ़ोगे,
जेनेटिक्स के बड़े बड़े फंडे पढ़ोगे, ठीक है, तो उस समय आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। क्या बेसिक सर? अरे बेसिक मतलब बेटा कि तुझे जब ये बताया जाए कि एक जीन दूसरे जीन से सेपरेट हो रहा है, एक अलील दूसरे अलील से सेपरेट हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक दूसरे एक अलग अलग गैमेट में जाता है, ये सब जब तू देखेगा तो पहले तुझे एनाफेज समझ में आना चाहिए। अच्छा सर समझ गया, ठीक है, ठीक है बच्चों, हेलो, Yes, है sir. ना? तो ये इसकी तरफ ध्यान रखना, क्योंकि अभी तो क्या हो रहा है, अभी सेग्रीगेशन एक्चुअली हो नहीं रहा, बट ये मेयोसिस में होगा। तो आपको एनाफेज को समझना है, क्योंकि यहाँ पे एनाफेज को समझो। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, टू क्रोमैटिड स्प्लिट, एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाता है, ब्रेकअप, ब्रेकअप, ठीक है। अब नहीं एक दूसरे के साथ रहना, बहुत हो गया, तू अपने पोल पे जा, मैं अपने पोल पे जाता हूँ, चलो ठीक है, पार्टी, ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, हेलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैटरनल और पैटर्नल दोनों ही क्रोमोसोम एक साइड चले गए, इधर भी ऐसा ही हुआ, मैटरनल पैटर्नल। यहाँ पे भी देखो, ये मैटरनल पैटर्नल छोटे वाले भी एक साइड चले गए, मतलब इससे जो नया सेल बनेगा उसमें बेटा सारे क्रोमोसोम है, चारों क्रोमोसोम है, और इसमें भी बेटा चारों क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। अब आता है बेटा टेलोफेज। टेलोफेज एक ट्रांजिशन फेज है बच्चों, है ना। क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट अपोजिट पोल्स, अभी क्लस्टर होना शुरू हो गए, एंड अनकॉइल इनटू द क्रोमैटिन फाइबर, देखो अभी अनकॉइलिंग शुरू हो जाएगा इनका, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स, फिर से न्यूक्लियर एनवेलप वापस से बनना शुरू हो जाएगा अराउंड द क्रोमैटिन फाइबर। वही बेटा वो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जो सब चला गया था वापस आएगा, ठीक है, सब वापस आएगा। Thus the two daughter nuclei are formed. अब यहाँ पे नोटिस करना, दो डॉटर न्यूक्लियस बने, न्यूक्लियाई इज अ प्लूरल ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो टू डॉटर न्यूक्लियाई, अभी ये एक न्यूक्लियस बनना शुरू हो गया, देख लो, और ये एक न्यूक्लियस बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो दो टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म बैक, ठीक है। नाउ न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपीयर, वापस आ जाएंगे सारे जो जो डिसअपीयर हो गए। द स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर, और स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएगा, यस। तो ये है टेलोफेज। टेलोफेज एक ट्रांजिशन फेज है बेटा, टेलोफेज क्या है? ट्रांजिशन फेज है बिटवीन द कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, अभी किसका डिवीजन करने का है? सेल के कंटेंट का, है ना। साइटोकाइनेसिस करना बाकी है, पक्का, है ना। सो इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है बच्चा? हेलो, No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं, ये तो क्रोमैटिन फाइबर वापस आ रहे हैं, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ रहा है, बढ़िया, अच्छा है, चलो बहुत मेहनत से बना है ये, देखो। अभी देखो यहाँ पे आपको बड़ी अजीब सी चीजें देखने को मिलेगी। नंबर वन, it is the division of cytoplasm resulting in the formation of two daughter cells, cytokinesis. It starts when the telophase is in the progress. तो जैसे जैसे टेलोफेज एक्चुअली आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे बेटा अभी सेल ने भी बना लिया साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस हो ही गया है, तो चलो हम भी डिवाइड हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस आपको देखने को मिलेगा, और आपको दो डॉटर सेल मिलेंगे, हर एक डॉटर सेल में एक एक सेंट्रियोल चला गया, आप दिख रहे हो, न्यूक्लियस वापस आ रहा है, क्रोमोसोम अपना प्रॉपरली बेटा देखो, ये देखो, है ना, अनकॉइल हो चुके हैं। न्यूक्लियोलस, यहाँ पे डार्क स्पॉट फिर से वापस आ चुका है, दोनों में एक एक न्यूक्लियोलस आ गया है। इस तरह से साइटोकाइनेसिस होता है, सेल का डिवीजन होता है, बट हमें बहुत कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। नाउ एनिमल सेल और प्लांट सेल, इन दोनों में साइटोकाइनेसिस थोड़ा अलग अलग वे से होता है, ठीक है, अलग वे से होता है। आपको क्या करना है, आपके घर में कभी भी जब रोटियां बनाते हैं, चपाती, ठीक है, तो उसका जो आटा होता है, आटा भुना हुआ,
गीला वाला, उसको एक ऐसा गोल बना दो, गोल बना करके उसको थोड़ा खींचो और ऐसा सोचो कि इसके 2 टुकड़े करोगे आप बीच में से। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे आपको तो पता है, बीच से बेटा उसको दबाते चले जाओ, चारों तरफ से वो दब जाएगा और 2 गोले बन जाएंगे उसके बराबर। हाँ ना, ऐसा ही होगा बेटा, इसी को क्लीवेज कहते हैं, है ना। तो यही चीज आपको यहाँ दिखाई दे रही है। क्लीवेज हम हमेशा बेटा पेरीफेरी से शुरू होता है, ठीक है, मतलब यहाँ फरो बनेगा और ये फरो अंदर तक बेटा दबता चला जाएगा, आप देख सकते हो डिप्रेशन बनता चला जा रहा, और ये 2 अलग हो गए दूसरे से। तो एनिमल सेल जो है बेटा हमेशा फरो मेकिंग से ही डिवीजन करता है। हियर अ क्लीवेज फरो बनेगा is appeared in a plasma membrane, ठीक है। एक्टिन नाम का बेटा प्रोटीन होता है, एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, याद रखो, लिख के रखो। एक्टिन प्रोटीन जो है बेटा एक ऐसा सर्कल बना लेता है, यहाँ पे रिंग बना लेता है, ठीक है। ये जो होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। क्या होता है बेटा, इट्स अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। नाउ अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये रिंग छोटा छोटा हो रहा है, तो ये क्या करता है, चारों तरफ से बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खींचता है, ठीक है, और खींचता चला जाता है अंदर। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्ट जितना होगा उतना बेटा ये क्लीवेज का डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है, और अल्टीमेटली बेटा ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग पूरी तरह से क्लोज हो जाता है और 2 सेल बन जाते हैं। कितने लोगों को समझ में आया कार्यक्रम? हेलो, अरे समझा क्या? हाँ सर। यस सर। है ना। अब मैं 2 वर्ड यूज करता हूँ, कोई भी आप में से बच्चे बताओ 2 वर्ड, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा ये मुझे थोड़ा बताना। 2 वर्ड्स, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, कौन सा वर्ड यूज होगा? एनीवन? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, कौन सा वर्ड यूज होगा? सेंट्रीफ्यूगल। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, सेंटर से शुरू नहीं हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, पेरीफेरी से स्टार्ट होकर के सेंटर की तरफ क्लीवेज बढ़ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल। तो बच्चों बताओ, एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो कैसा होता है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? सेंट्रीपिटल। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरिफेरी एंड देन द डिप्रेशन मूव्स टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज को पूछेंगे कि ये जो फरो बनता है उसको अंदर से कौन खींच रहा है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको अंदर से कौन खींच रहा है वहां पे? तो आपका आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। कौन खींच रहा है बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। और एक क्वेश्चन आएगा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग में कौन सा प्रोटीन होता है? आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा एक्टिन प्रोटीन। कौन सा आंसर होगा बेटा? एक्टिन प्रोटीन। अब आप मसल्स के बारे में पढ़ोगे ना, लोकोमोशन और ये सब में, तब आपको एक्टिन प्रोटीन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों? हेलो, क्लियर है? यस सर। इवन हमारे मसल सेल में भी एक्टिन प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। तो ये आराम से, अब ये हो गया बच्चों साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। सर प्लांट सेल में कैसा होता है? प्लांट सेल का प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि सर उसका है ना बाहर सेल वॉल होता है, तो वो क्या दबेगा नहीं, उसमें क्लीवेज पेडो बन नहीं सकता क्योंकि इट हैज अ सेल वॉल। हाँ सही भाई, सही है भाई, बिल्कुल सही है तेरा, करेक्ट है भाई। सेल वॉल नहीं बनेगा, सेल वॉल नहीं बनेगा, तो फिर होगा क्या? लेट्स अंडरस्टैंड इन डिफरेंट मैनर। देखो इनमें क्या होता है, एक अजीब सा कार्यक्रम होता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। अब ये तो यार बाहर से दबेगा नहीं क्योंकि रिजिड है सेल वॉल, तो फिर होगा क्या? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आपको थोड़ा मैं फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। आप मेटाफेज को याद करो। मेटाफेज में आपको क्या याद आता है? ये जो सेल है ये प्लांट सेल है बच्चों, है ना। इस प्लांट सेल में यहाँ इक्वेटोरियल प्लेट था कि नहीं बच्चों, है ना, है ना। अब इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर सारे क्रोमोसोम अरेंज थे, बराबर, करेक्ट है ना। तो वही तो सेंटर है, वही तो सेंटर है। अब क्या होता है, जैसे ही मेटाफेज खत्म हो जाएगा, एनाफेज खत्म हो जाएगा, ये सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन टूट जाते हैं और ये सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है यहाँ पे जमा होते हैं सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे बेटा जमा होना शुरू हो जाते हैं सेंटर में, कुछ कुछ प्रोटीन जो है ना वो जमा हो जाते हैं, मतलब उनके फ्रैगमेंट जमा हो जाते हैं।
ठीक है, क्या जमा होते हैं बेटा? फ्रैगमेंट्स। सो इन प्लांट सेल द वेसिकल्स, यहाँ पे वेसिकल्स बनते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडीज जो होते हैं बेटा, छोटे छोटे गोल्गी बॉडीज के छोटे वेसिकल्स बनते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेट एट द इक्वेटर, इसी इक्वेटर के पोजीशन पे वो सारे जमा होते हैं जहां पे एक्चुअली मेटाफेज में इक्वेटर डिसाइड हुआ था। इट ग्रोज आउटवर्ड, और ये सारे एक दूसरे जमा होकर के एक छोटी प्लेट बना लेते हैं यहाँ पे, और ये प्लेट धीरे 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 बड़ी होती चली जाती है। दिस प्लेट गोज ऑन इंक्रीजिंग साइज फ्रॉम सेंटर, इट विल spread to the all periphery, and so that it will form a bifurcation between two cytoplasms, ठीक है। नाउ आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है, फिर ये देखो थोड़ा बड़ा हो गया, अब ये पूरी तरह से बेटा दो सेल बना चुका है। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड मूव टुवर्ड द पेरिफेरी, स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड मूव टुवर्ड द पेरिफेरी, ठीक है। जो चीजें यहाँ जमा हुई थी उनको हम क्या कहते हैं, ये हमें आपको क्वेश्चन आएगा, तो मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ, आप भी लिख के रखो। उसको बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट में क्या होता है सर? फ्रैग्मोप्लास्ट में क्या होता है बताओ सर? फ्रैग्मोप्लास्ट में ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होते हैं ना, स्पिंडल के छोटे छोटे टुकड़े, और गोल्गी वेसिकल्स, ये सब जमा हो जाते हैं सर सेंटर में इक्वेटोरियल प्लेट पे। अच्छा, उसको फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं। हाँ सर, उनको ही फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। बताओ फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होते हैं? ट्यूबुलिन है ना, प्रोटीन्स, और क्या होता है? गोल्गी बॉडी के छोटे छोटे वेसिकल्स, ऐसे छोटे वेसिकल्स, और बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ठीक है। ये सब जमा होते हैं एट द सेंटर, और ये सेंटर में जमा होने के बाद फिर धीरे 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 बेटा इंक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है। सो इट ग्रोज आउटवर्ड एंड मीट्स द लेटरल वॉल्स, दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द सेल प्लेट, और इससे जो चीज बनती है उसी को हम लोग क्या बनते हैं बेटा? सेल प्लेट। अंडरस्टैंड? फ्रैग्मोप्लास्ट इतना बड़ा होता चला जाता है कि एक प्लेट बन जाती है दो सेल्स के बीच में, ठीक है, दो डॉटर सेल्स के बीच में। इट सेपरेट द टू डॉटर सेल्स। लेटर सेल प्लेट से क्या बनता है? सेल प्लेट बिकम्स द मिडल लैमेला। नाउ यार यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सेल चैप्टर पढ़ोगे, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता हूँ प्यारे बच्चों। दो सेल्स के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है उसे हम मिडल लैमेला कहते हैं। ये मिडल लैमेला कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनता है, ठीक है। तो जब आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर पढ़ोगे, उसमें सेल वॉल के बारे में पढ़ोगे, तो सबसे बाहर का सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल होता है, और जब दो सेल एक दूसरे से चिपकते हैं, अटैच किए जाते हैं, तो उनके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, उसको कहते हैं मिडल लैमेला। क्या बोलते हैं बेटा उसको? मिडल लैमेला। तो ये मिडल लैमेला बनता किस चीज से है? सेल प्लेट से। सेल प्लेट किस चीज से बनता है सर? सेल प्लेट है ना, वो फ्रैग्मोप्लास्ट थे ना, उनसे बनता है। अच्छा, फ्रैग्मोप्लास्ट में क्या क्या होता है सर? फ्रैग्मोप्लास्ट में ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, गोल्गी वेसिकल्स होते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको क्लियर समझ में आया? पहले क्या बनेंगे? ट्यूबुलिन प्रोटीन और वेसिकल्स एक जगह जमा होंगे, उसे क्या कहते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट। ये फ्रैग्मोप्लास्ट बड़ा होकर के क्या बन जाएगा दोनों के बीच में? सेल प्लेट। यही सेल प्लेट की जगह पे मैग्नीशियम कैल्शियम पेक्टेट जमा होना हो जाता है, ठीक है, और तभी उसको बोलते हैं मिडल लैमेला, ठीक है। या लिख देता हूँ बेटा, क्या क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है। ये जो है बायोमोलिक्यूल्स में भी आप लोग पढ़ोगे, पेक्टिन क्या है, पेक्टेट क्या है। तो यहाँ पे नॉर्मली बेटा यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखो कि अब मैं वर्ड यूज करना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे सेल डिवीजन में कौन सा वर्ड मैं यूज करूं? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? यहाँ पे कौन सा? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल, बिल्कुल सही है बच्चों। So there is a word we will use and the word is the centrifugal, है ना। तो वर्ड यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे बेटा वो होगा डेफिनेटली सेंट्रीफ्यूगल। वेरी क्लियर?
किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, सो नॉर्मल है बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो यहाँ पे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं वर्ड की, और वो वर्ड होगा centrifugal, correct है? So the word will be the centrifugal. Hello, clear? किसी को कोई confusion है? Anyone have any confusion? Hello? No, sir. बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलो, तो अब बेटा हम लोग बात करते हैं नॉर्मली। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस की बात होगी, ठीक है? बट कैलकुलेशन से पहले कुछ एक यहाँ पे पॉइंट दिया गया, वो क्या है? इन सम ऑर्गेनिजम्स। अब ये मैंने चीज आपको इवन अमाइटोसिस के समय एक्सप्लेन की था बेटा। वो क्या था बेटा कि बहुत सारे सेल होते हैं, एंडोमाइटोसिस वगैरह होता है, या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है। ये वाली चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। उसमें क्या था? इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। कभी कभी न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो जाता है, बट सेल डिवाइड नहीं होता। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, इसको सिंसाइशियम कहते हैं। यहाँ पे जो वर्ड आया है ना, ये शायद आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है? इसे क्या कहते हैं? सिंसाइशियम, ठीक है? क्योंकि आपको फंगस में आपको बताया होगा वर्ड मल्टी न्यूक्लिएट के लिए, क्या बताया होगा? ये वाला, ये वर्ड सुना है, सिनोसाइटिक। हेलो, Yes, sir. सिनोसाइटिक का मतलब ही होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, सिंसाइशियम का मतलब भी होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है? तो दोनों ही बेटा वही वर्ड है, बट थोड़ा ध्यान देना, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। एज अ रिजल्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन सिंसाइशियम अराइज। एग्जांपल, द लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। तो मैंने आपको ये बताया कि कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है उसमें बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है? क्योंकि वहां पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है? सो इस केस में, इस चांस में बेटा हमको ये समझ में आता है। सो ड्यू टू दैट, यहाँ पे बेटा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो हम लोग ये समझते हैं इन सम ऑर्गेनिजम्स, है ना, उसको या तो सिंसाइशियम कहते हैं या तो सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी लाना चाहता हूँ। देखो, इन दोनों वर्ड्स में एक्चुअली डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या है, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है? यहाँ पे देखो होता क्या है कि कभी कभी मल्टी न्यूक्लिएट आपको दिख तो रहा है, देखो ये सेल है और इसमें 4 न्यूक्लियस है। अब बोलोगे यार इसमें 4 न्यूक्लियस क्यों आ गए? इसके 2 वजह हो सकते हैं। नंबर 1, बड़ा ध्यान से देखो, जैसे कि स्लाइम मोल्ड में होता है। स्लाइम मोल्ड में क्या होता है पता है? ये एक सेल है, ये एक फ्लैजेलेटेड स्पोर है, ये एक फ्लैजेलेटेड स्पोर है, ये एक फ्लैजेलेटेड स्पोर है, ये एक फ्लैजेलेटेड, इस तरह से 4 स्पोर है। अब ये 4 सेल क्या करते हैं? एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज हो जाते हैं तो बेटा हमें एक मल्टी न्यूक्लिएट। तो जब भी बहुत सारे सेल एक दूसरे से फ्यूज होकर के मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन लाते हैं, तब उसे हम लोग बोलते हैं सिंसाइशियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? सिंसाइशियम्स। क्योंकि सिंगैमी हुई, सब लोग एक दूसरे से फ्यूज हुए, इसीलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आई है। बात क्लियर है क्या? हेलो, Yes, sir. बात क्लियर है? अब दूसरा है, इसका एक और कारण हो सकता है। वो क्या कारण है? देखो ये सेल है, इस सेल में एक न्यूक्लियस हुआ, उसका डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बने। अब 2 न्यूक्लियस बना, इसने डिवीजन ही नहीं किया, फिर ये न्यूक्लियस ने फिर डिवाइड कर लिया। 4 न्यूक्लियस बना तो भी डिवीजन नहीं किया। मतलब कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। तो फिर भी बेटा, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं हो रहा, बट न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आती चली जाती है। और इसीलिए बेटा ऐसे कंडीशन को हम लोग सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं। देखो, दोनों ही केसेस में आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेगी। हेलो, इजंट इट? इट्स क्लियर? बट वो कैसे बने हैं इसको देखना है। अगर फ्यूजन ऑफ सेल से बना है तो सिंसाइशियम होता है, और बेटा है ना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बना है तो उसे सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में, है ना, इन्होंने जो लिखा है वो एक्चुअली गलत है। क्यों? तो क्या लिखा है देखो फिर से, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस।
उससे जो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन आती है तो उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली? सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं। इज इट क्लियर? हेलो? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे बट ठीक है, अभी आपके लेवल पे इतना वो डिफरेंस ही नहीं पूछते, तो इतना बेटा क्या बोलते हैं परेशान होने की वैसे जरूरत नहीं है। तो फिर भी क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको उतना तो पता होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आई होप दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द माइटोसिस। राइट नाउ वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। अगर अब मैं इस चीज को ये सोचूं कि अगर मैं प्रोफेज के बारे में, मतलब जीवन से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जीवन फेज में हम लोग देखते हैं कि वहां पे कंडीशन होती है बेटा 2n 2c, करेक्ट है? यही होता है ना जीवन में, है ना? Yes, एस sir. फेज में आते ही क्या हो जाता है बताओ? नंबर तो उतना ही रहता है बट कॉपीज बढ़ जाती है तो 4c हो जाएगा, है ना? अच्छा, G2 में क्या होता है बताओ? G2 में वही रहता है यार 2n and 4c। प्रोफेज में क्या हो जाएगा? प्रोफेज में बेटा वही होता है 2n and 4c। मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में वही होता है 2n and 4c। कोई चेंज ही नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है ना? एनाफेज। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम होगा, तो जैसे स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है तो एनाफेज में क्या होता है बच्चों? 4n and 4c, ठीक है। टेलोफेज तो क्योंकि बेटा एंटायर सेल वैसा ही है इसलिए 4n and 4c, बट डॉटर न्यूक्लिया जो बनते हैं उनमें क्या कंडीशन आ जाती है वापस से? 2n and 2c, 2C. ठीक है। बट अब डॉटर सेल जो बनेंगे उसमें फिर से बेटा पेरेंट सेल वाला कंडीशन आ जाता है 2n and 2c, बस हो गया। अब ये आप देखो तो बस आपको याद क्या रखना है? एस फेज में क्या बदलाव हुआ, बराबर, ठीक है। उसके बाद और क्या याद रखना है? एना फेज में क्या चेंज हुआ, यही तो है ना। अब नीट वाले लोगों का देखो, पहुंच देखो, उनका क्या है? क्वेश्चन पूछे क्या बोलेंगे? एक जीवन सेल है, जीवन स्टेज में है और उसमें 22 क्रोमोसोम है, ठीक है, एंड 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 42 पिकोग्राम डीएनए। तो पूछेंगे कि उसके एनाफेज में और डॉटर सेल्स में कितना क्रोमोसोम अमाउंट होगा और कितने क्रोमोसोम होंगे। अब आप बता सकते हो, अब आप बता सकते हो ना कि आपको पता है जीवन में है, मतलब देखो 22 है, मतलब ओके 2n इज इक्वल टू 22 और 42 पिकोग्राम दिया है, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट है 2c इज इक्वल टू 42 पिकोग्राम। डन। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है एनाफेज में कितना होगा? भाई एनाफेज में उतना ही होगा यार, बराबर से देख लेते हैं। एनाफेज में होगा क्योंकि एनाफेज में 4n हो जाता है तो यहाँ पे हो जाता है 44 क्रोमोसोम्स, और है ना यहाँ पे 42 पिकोग्राम है तो 4c कंडीशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट द 84 पिकोग्राम। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बस यहाँ पे यहीं पे हमें अपना ये जो स्मार्टनेस है दिखाने का है। तो ये लिख लो बेटा, एक पेज पे लिख लो, ये जो सीक्वेंस दिया है मैंने इस साइड में, दिख रहा है आपको? जीवन में क्या है, एस में क्या है, G2 क्या है, P क्या है। बहुत बार G2 को लेकर के वो पूछ लेते हैं कभी कभी, G2 हैज 98 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, है ना? तो ऐसा पूछते हैं तो क्योंकि G2 में आपको पता है पहले से डबल हो चुका है ना, 98 पिकोग्राम है, मतलब उसका आधा होगा जीवन, ठीक है। लिखा क्या? हेलो, Done, sir. एवरीवन डन? ओके, नाउ इसको मिटा देते हैं, जस्ट वेट। ओके, नाउ ओवरऑल स्टेप्स आपके सामने है बच्चों, क्या क्या होता है, कैसे होता है, ऑल द स्टेप्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू।
ठीक है, न्यूक्लियस, इंटरफेज एंड ऑल थिंग्स आर देयर, यू कैन सी वेरी केयरफुली। ठीक है, एनाफेज में क्या हुआ, टेलोफेज में क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, कहाँ पे सेंट्रीपिटल होता है, कहाँ सेंट्रीफ्यूगल होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। ठीक है, so there is a no issue, no problem in that, it's okay, very simple thing। हेलो, है ना। नाउ आते हैं बेटा माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फायदा है, क्यों माइटोसिस होता है, क्या जरूरत है माइटोसिस की। नाउ यहाँ पे देखो, इट प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड डॉटर सेल्स with the identical genome। It produces diploid daughter cells with the identical genome, है ना। यहाँ पे क्लियर है। ऑब्वियसली डिप्लॉयड डॉटर सेल बनाएगा, जितना पेरेंट में प्लॉइडी होता है उतना ही प्लॉइडी कहाँ पे मेंटेन रहेगा बच्चों, उतनी ही प्लॉइडी मेंटेन रहेगी इन द डॉटर सेल। अगर, है ना, अब ये मैंने इवन आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है बच्चों ने, है ना। यहाँ पे अगर प्लांटिंग में भी बताया था क्योंकि वहां काम था इसका। उसके बाद इट हेल्प्स टू रिटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर इन ऑल सोमेटिक सेल। अब देखो आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल, चाहे जितने भी सेल, बट बेटा हर सेल में आपके 46 ही क्रोमोसोम है। ठीक है, और ये क्यों हो पाया, क्योंकि माइटोसिस, क्योंकि इक्वल डिवीजन हो रहा है। तीसरा पॉइंट, इट हेल्प्स इन द बॉडी ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, ये कैसे हो सकता है, बाय द माइटोसिस। माइटोसिस इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हेल्प्स इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। तो आपने मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, तो वहां पे भी बच्चों आपने यही पॉइंट देखा कि जो सेल जो होते हैं वो एक के बाद एक डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, है ना, वो डिवीजन करते ही रहते हैं, कंटिन्यूअस डिवीजन उनका चलता रहता है। ठीक है, तो इस वे से आपको ये क्लियरली देखने को मिलता है, सिंपल है ये। नाउ इट रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये चीज मैंने आपको बच्चों पहले दिन जब सेल डिवीजन बताया था ना, अभी एक्सप्लेन किया था, बराबर है ना। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, उसको कौन सा वर्ड यूज किया था, कोई बताएगा, एनी वर्ड, क्या ये वर्ड यूज किया था मैंने, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहा था। क्या कहा था बेटा उसको, मैं उसका एक फार्मूला वगैरह है, बहुत कुछ है, उसमें डिटेल नहीं गया मैं, बट उसे हम लोग कहते हैं बच्चों कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या कहते हैं उसे हम लोग, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो दैट इज देयर। तो ये चीज बेटा जो है हम लोगों ने नोटिस की थी। चलो, तो इट रिस्टोर्स द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो दैट डिस्टर्ब ड्यू टू द सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ जितनी ज्यादा हो जाएगी यार, उतना यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। इस लास्ट में है, इट हेल्प्स इन द सेल रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। अगर हम ना जानते हैं तो हमारे बॉडी में बेटा बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो रोजाना डैमेज होते हैं। ठीक है, रोज डैमेज होता है, तो यार रोज डैमेज होता है तो वहां पे रिप्लेसमेंट होगा। हमारे आरबीसीज की डेथ हो जाती है, हमारे डब्ल्यूबीसीज की डेथ हो जाती है, बराबर है। तो यार ऐसा तो नहीं है कि जब से पहले दिन से जो आरबीसी बने हैं आज भी हमारे अंदर है, वैसा तो नहीं है। तो इसका मतलब नए नए आरबीसीज बनाए जा रहे हैं, ब्लड सेल्स बनाए जा रहे हैं, स्किन सेल्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी कंटिन्यूअस ग्रोथ रिपेयर करने के लिए जो भी लगता है, सोमैटिक जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए, या हैप्लॉइड वे उनके लिए बेटा ये माइटोसिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स, हर जगह पे बेटा, है ना। आपको पता होगा कि हमारे गट लाइनिंग में अल्सर हो जाता है अगर बहुत ज्यादा खाया, गरम गरम, है ना, म्यूकस अगर नहीं बना। ठीक है, अगर ऐसी चीजें अगर नहीं क्रिएट हुई तो बेटा इस कंडीशन में आपको चीज देखने को मिलेगी, नॉर्मल और सिंपल पॉइंट। हेलो, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना। तो ये है बच्चा कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के। ऑब्वियसली इसके बाद में जो डिवीजन आता है उसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से 1 मिनट के लिए देखोगे, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड ही नहीं हुआ, देखा क्या, दोनों तरफ डायड ही चले गए, है ना। अब जब सेकंड एनाफेज होगा तब सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, दिखा क्या। अब हाँ, हाँ, बस
जिसको ये चमक गया चीज उसको मियोसिस समझ में आ गया। फिर एक बार देखो, ठीक है, देखो सेंट्रियोल पोल्स पे गए, होमोलॉगस पेयर पेयरिंग हुआ, होमोलॉगस पेयर इक्वेटर पे अरेंज हुए, होमोलॉगस पेयर्स एक दूसरे से सेपरेट हुए, इसे डिसजंक्शन कहते हैं। ये था एनाफेज 1, टेलोफेज 1, टेलोफेज 1 खत्म हो गया, मियोसिस 1 खत्म हो गया। अब देखो कि फिर से बेटा पोल्स बने, फिर से मेटाफेज 2 आया, फिर एनाफेज 2 आया, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए और फिर से सेपरेट हो गए, फिर टेलोफेज 2 आया, अब सेकेंड बार मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया। क्लियर है क्या? हेलो, यस सर। अगर आपने, क्योंकि अगर आप इस चीज को समझ गए ना, क्योंकि यहाँ एक्चुअली एनाफेज का ही पूरा गेम है, ठीक है, सारा खेल जो है बेटा एनाफेज का ही है, ऑल द गेम इज ऑफ द एनाफेज ओनली। सो एनाफेज को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ आपको बिल्कुल क्लियरली ये दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 2 बार एनाफेज होता है। पहला एनाफेज में मोनैड डायड से मोनैड नहीं बनता, तो डायड के जो टेट्राइड में जो डायड होते हैं ना, दो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये जिसको समझ में आ गया उसका मियोसिस माइटोसिस एकदम क्लियर। चलो बात करते हैं मियोसिस के बारे में। अब आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे होंगे कि दोनों क्रोमोसोम जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे को चिपके हुए दिख रहे हैं आपको, है ना, ठीक है। इवन आपको यहाँ पे काइनेटोकोर बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। आप देखो पैरेट कलर के काइनेटोकोर आपको दिखाई देते हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन पे, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअली स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, दिख रहा है क्या? हेलो, काइनेटोकोर, ठीक है। एक चीज और देखने को मिलती है कि जो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच हुए हैं उनके है ना सेगमेंट एक्सचेंज हुए। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्लू वाला सेगमेंट इसके पास आ गया, ये पर्पल वाला सेगमेंट इसके पास आ गया, दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो ये चीज भी हुई है। तो यहाँ पे बस यही चीज हमें समझनी है, ये एक्स्ट्रा कार्यक्रम बेटा यहाँ पे होता है, ये माइटोसिस में कभी नहीं होता। इसको क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन ये सब कहते हैं हम लोग। तो ये जो नाटक होता है ड्रामेबाजी, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, या क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, ये सब सिर्फ मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता। इज इट क्लियर? है ना? Yes, So let's sir. understand the things in different manner. Now, meiosis क्या है? It is the division of diploid germ cells that reduces the chromosome number by half, forming haploid daughter cells. इसको अगर सही भाषा में बोले तो अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड हो जाएंगे। इज इट क्लियर? है ना? पेरेंट सेल अगर डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल हैप्लॉइड हो जाएंगे, यही नॉर्मल पॉइंट है और कुछ है नहीं, ठीक है। पेरेंट सेल अगर डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल हैप्लॉइड होंगे, मतलब मोनोप्लॉइड। पेरेंट सेल अगर टेट्राप्लॉइड है तो डॉटर सेल डिप्लॉइड हो जाएंगे, मतलब उसका हाफ हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो मैंने आपको हैप्लॉइड का मतलब एक्चुअली क्या होता है ये पहले से बता के रखा है। क्या मतलब होता है आपको पता है? पेरेंट की प्लॉइडी जितनी होती है उसका एग्जैक्ट हाफ द नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम सेल में आ जाए, डॉटर सेल में आ जाए, उसी को मैं हैप्लॉइड कंडीशन कहता हूँ। इज इट क्लियर? हेलो, ये बहुत आसान है, बहुत बड़ी बात तो है नहीं, नॉर्मल और सिंपल पॉइंट। सो इट ऑकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस हो, बराबर ना। मैंने आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बताया, कहाँ पे क्या हुआ, वहां पे कुछ नहीं। हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन होते हैं, उससे हैप्लॉइड गैमेट बनता है, तो वहां मियोसिस बना क्या? है ना, वहां मियोसिस नहीं हुआ, ठीक है। तो मियोसिस के बहुत सारे टाइप मैंने बताया है। तो ये जरूरी नहीं है कि मियोसिस हमेशा गैमेट ही बनाए या गैमेट हमेशा मियोसिस से ही बने, ये जरूरी नहीं। क्लियर है बेटा? ये क्लियर Yes, है sir. है ना? एल्गी के केस में मैंने बताया, एल्गी में जो गैमेट बनते हैं बेटा वो मियोसिस से बनते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एल्गी खुद हैप्लॉइड है यार, उसके सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड है, मतलब एन है, तो उसके गैमेट भी तो माइटोसिस से बनेंगे, उसको मियोसिस करने की जरूरत क्या है? नो नीड। हेलो, तो गैमेटोजेनेसिस अभी बहुत ही जनरलाइज लोगों को एकदम, है ना, एकदम
बट एग्जामिनेटर जो होता है, नीट वाले लोग, इसको बड़ा है ना बिल्कुल कान खोल के पूछते हैं। सीआरटी वाला लिख देता है ऐसा वैसा, ये बट एग्जामिनेशन वाला बराबर पूछता है, तो इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए, है ना, गड़बड़ नहीं। नाउ it leads to the haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms। ये सही है। मियोसिस जब होगा, स्पोरिक मियोसिस होगा, स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो गैमेटोफाइट बनेगा, तो गैमेटोफिटिक जनरेशन जब आती है, ऑब्वियसली बेटा हैप्लॉइड है ना, मियोसिस से आता है ना, सो इट विल कम फ्रॉम द मियोसिस। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज। तो मैंने आपको बार बार ये बताया, गैमेटोफिटिक जनरेशन से अगर वापस फिर से स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड जनरेशन पर चाहिए तो एक ही प्रोसेस है, वो क्या है, फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन होगा तो रिटर्न आ जाएगा बेटा, है ना, रिटर्न आपको ये आपको देखने को मिलता है। सो दिस वे वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड केयरफुली, ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली मियोसिस। लेट्स अंडरस्टैंड दिस की फीचर्स क्या है मियोसिस के, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको बेटा बार बार यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है, 2 बार बेटा ये डिवीजन होता है ना। बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम दिखते हैं, हम लोग एक तो उठा के लाए मैंने यहाँ पे ना। यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको नोटिस करनी, बड़े आराम से ध्यान से दिल थाम के समझ लो, है ना, समझना जरूरी है। इट इन्वॉल्व्स 2 साइकिल्स, बराबर है, 2 साइकिल मतलब क्या सर, अरे भाई उसमें मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है सर, अरे सिंपल मतलब है भाई, क्या मतलब है बताता हूँ, सिंपल। एनाफेज 1 होगा, एनाफेज 2 होगा। अच्छा, अभी बताया था वो। एनाफेज 1 में क्या होता है सर, भैया एनाफेज 1 में डिसजंक्शन होता है, मतलब सर वो जो होमोलॉगस पेयर होते हैं ना वो सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, दिखाते हैं डायग्राम में देखेंगे। और सर एनाफेज 2 में क्या होता है, अरे एनाफेज 2 में जो डायड हो गए थे ना उनको मोनोड में कन्वर्ट करते हैं। सर ये एनाफेज 2 माइटोसिस के एनाफेज जैसा दिखता है, हाँ बिल्कुल वैसा ही होता है, सही है नहीं। अरे एनाफेज में क्या हुआ माइटोसिस के, स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमेटिड, है ना। फिर एनाफेज 2 में क्या होता है सर, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमेटिड। तो आपको ये थोड़ा ध्यान से याद रखना है। यस, हेलो हेलो, क्लियर, Yes. क्लियर है, ठीक है। नाउ इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर एनाफेज 2 में पेयर को सेपरेट करना है तो पहले पेयर तो बनाओ, है ना। ब्रेकअप करना है तो पहले जोड़ी तो बनाओ, करेक्ट है ना, तो ब्रेकअप होगा, है ना, चांस से ब्रेकअप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनाफेज 1 आएगा, ब्रेकअप होगा, बट पहले जोड़ी बनाओ। अब जोड़ी कहाँ बनती है सर, प्रोफेज में जोड़ी बना देते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम, मतलब क्रॉसिंग ओवर भी करा देंगे, रिकॉम्बिनेशन भी करा देंगे। ये गिफ्ट मेरे तरफ से तू ले, तू अपना मेरे को ये गिफ्ट दे दे, तो एक दूसरे को गिफ्ट भी दे देंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। बट आखिरी में ब्रेकअप होना ही होना है, रियलिटी है, कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि मियोसिस है, मियोसिस है भाई, है ना। तो यहाँ पे हमें थोड़ा नोटिस करो, meiosis 1 begins after the replication of the parental chromosome to form identical sister chromatid at the S phase। अब ये चीज बहुत क्रूशियली समझो, क्योंकि इतना बेसिक क्वेश्चन आता है कि बच्चे गलत करते हैं। नंबर 1, यहाँ पे सेल का डिवीजन कितनी बार होता है, तो आंसर है 2 टाइम्स। हेलो, इज इट क्लियर, सेल का डिवीजन कितने टाइम होता है, 2 टाइम्स। मियोसिस 1 में 1 बार, मियोसिस 2 में 2 बार, दूसरी बार। इज इट क्लियर, बट यहाँ बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन कितनी बार होता है, तो आंसर है 1 टाइम, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन 2 बार थोड़ी होता है, मियोसिस भी करना है तब भी G1 होगा, तब भी S फेज आएगा, तब भी G2 फेज आएगा। आर यू श्योर, हेलो, Yes. हाँ। तो जब S फेज आएगा तब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो सेल 2 बार डिवाइड होता है, बट न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसकी यार डबल ही कॉपी बनती है, 1 बार ही बनती है, 2 बार नहीं होता, 4 कॉपीज नहीं बनाते एक डीएनए से, 1 से 2 बनता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होगा, वो भी उसके एस फेज में होगा, ठीक है। सो 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ द मेयोसिस 2, और अल्टीमेटली बेटा 4 हैप्लॉइड सेल्स आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। इसको बेटा बड़ा ही ध्यान से आराम से चीजों को समझना है।
अब स्टेजेस ऑफ मियोसिस हमको दिखाई जाती है। नंबर 1 मियोसिस 1, मियोसिस 2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। ठीक है, ये कैरियोकाइनेसिस की बात हो रही है। उसके बाद मियोसिस 2 में क्या होता है, तो वही है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, ये सब होगा। हेलो, ये सब होगा। अगर आप डायग्राम को सही ढंग से देख पा रहे होंगे तो ये है बच्चों प्रोफेज 1, है ना, पेयरिंग हो रहा है, क्रॉसिंग और हो रहा है, सब हो रहा है उधर, है ना, ब्लू वाला छोटा छोटा उनका पेयरिंग क्रॉसिंग हो रहा है। रेड वाला बड़े वाले जो दिख रहे हैं वो भी बेटा क्रॉसिंग हो रहा है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हुए दिखाई दे रहे, दिख रहा है ना प्रोफेज 1 में। नाउ मेटाफेज 1 में बेटा ये सारे इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो गए, ब्लू वाला रेड वाला प्रॉपर अरेंज हो गए, देख लो। अब जो हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाफेज 1। एनाफेज 1 में ये जो डायड है ना ये टूटे नहीं, बट जो पेयर थे ना वो एक दूसरे से सेपरेट हुए। अब मैं आपको बोलूंगा यार क्रोमोसोम काउंट करो, तो क्रोमोसोम काउंट करो, तो आप बोलोगे सर पहले वाले प्रोफेज 1 में ना 4 क्रोमोसोम है। सही बात, बहुत बढ़िया, तालियां। और फिर मेटाफेज में, सर मेटाफेज में भी 4 क्रोमोसोम है, बहुत बढ़िया, तालियां। अच्छा, एनाफेज 1 में, सर एनाफेज 1 में है ना 4 ही क्रोमोसोम है, बहुत बढ़िया, तालियां। क्या बात कर रहे हो सर? ये अच्छा, ये डॉटर सेल बने उसमें कितने? सर ऊपर वाले में 2 ही आए, इधर 2 है। अरे मतलब 4 से 2 हो गया। हाँ, मतलब मियोसिस 1 ही रिडक्शन डिवीजन है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, 2n से n वहीं पे हो जाता है। दिख रहा है क्या आपको? अरे मियोसिस 1 में ही 2n से n हो जाता है, दिख रहा है क्या? यस सर। मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। अब दोनों डॉटर सेल में या तो बेटा मैटरनल क्रोमोसोम है या तो पैटर्नल क्रोमोसोम। सो बी क्लियर अबाउट। तो जो एनाफेज 1 में हुआ उसे डिसजंक्शन कहते हैं, सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? डिसजंक्शन। मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, जो होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इसीलिए जो दो है ना जूतों का बेटा जोड़ था, है ना, वो अभी डॉटर सेल में एक एक जूता है, एक जूता एक डब्बे में चला गया, दूसरा जूता दूसरे डब्बे में चला गया, ऐसा हुआ। ठीक है, मतलब अभी वो जूते पहनने नहीं जा सकते। हेलो, आर यू श्योर, आर यू क्लियर? यस यस सर। सर। है ना, 2n से n हो गया। तो आपको बार बार ये सिंपल चीज पूछेंगे कि रिडक्शन डिवीजन एक्चुअली किसे कहते हैं, मियोसिस 1 को या मियोसिस 2 को? आप बोलोगे सर मियोसिस 1 ही रिडक्शन डिवीजन है। क्या बात है सर, अच्छा ऐसा है कि रिडक्शन डिवीजन ही मियोसिस है, मियोसिस 1 ही सारे रिडक्शन डिवीजन है। हाँ सर, तो फिर मियोसिस 2 क्या है? अरे सर मियोसिस 2 कुछ नहीं है। मियोसिस 2 में जो दो कॉपीज एक दूसरे को चिपकी हुई ना क्रोमेटिड की, वो सेपरेट हो जाती है। अच्छा ऐसा होता है। तो आपको मियोसिस 2 में क्या होते हुए दिखाई देगा? अभी इसको देखो, यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम है 2n 2c आपको दिखाई देता है। यहाँ पे मेटाफेज में भी 2n 2c आपको दिखाई देता है। आप एनाफेज देखो, एनाफेज में देखो अभी क्रोमेटिड सेपरेट हो गया। ठीक है, क्रोमेटिड सेपरेट हो गए तो आपको हर एक सेल में बेटा एक एक कॉपी, डायड नहीं दिखाई दे रहे, मोनैड दिखाई दे रहे। आप यहाँ पे देखो, पहले डायड थे, डायड से मोनैड हो गया। ठीक है, बार बार बेटा एक ही चीज बोलता हूँ, मियोसिस 1 में पेयर का सेपरेशन होता है और मियोसिस 2 में डायड से मोनैड होता है। क्लियर है? ठीक है, मियोसिस 1 में जो होमोलॉगस पेयर है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, मैटरनल पैटर्नल अलग अलग। मियोसिस 2 में जो भी क्रोमोसोम बचे हैं उनका डायड से मोनैड हो जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। है ना, ये क्लियर होना चाहिए। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, एक एक स्टेज को देखेंगे। अब ये जो चीज है ना मियोसिस 1 की, जो मतलब प्रोफेज 1 में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि क्या होता है बच्चे समझ ही नहीं पाते। ठीक है, तो लास्ट में इसको देखेंगे। राइट नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर कि प्रोफेज 1 में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ, कंडेंसेशन हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, सब कुछ हो गया। तो अल्टीमेटली क्या आता है बच्चों? मेटाफेज 1 आता है। थोड़ा ध्यान से, प्रोफेज 1 हो गया।
G1 हुआ, S हुआ, G2 हुआ, प्रोफेज हो गया। प्रोफेज 1 बहुत लॉन्ग है, उसको हम बाद में देखते हैं। प्रोफेज 1 को पहले कभी नहीं पढ़ना। प्रोफेज 1 पहले पढ़ते हैं तो बेटा मियोसिस ही नहीं समझ में आता। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस मियोसिस, ठीक है। अभी देखो प्रोफेज 1 में सारे क्रोमोसोमल पेयर जो है, डायड जो टेट्राड है वो एक जगह पे आ गए, कंडेंसेशन हुआ, और ये फाइनल कंडेंसेशन आपको मेटाफेज में देखने को मिलता है। बेटा क्लियर है? क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी को डाउट है पूछो। नहीं है? चलो अब यहाँ पे देखो। अब आपको प्रोफेज 1 में ये होते हुए दिखाई देता है, उससे बेटा ये इक्वेटोरियल प्लेन पे आपको मेटाफेज में आपको देखने को मिलता है। चीज क्या हो रहा है देख लो। मेटाफेज 1 में स्पिंडल फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, द क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, सेम जैसे माइटोसिस में हो ना वैसे ही हो रहा है यहाँ, ठीक है। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म द स्पिंडल अटैच्ड टू द पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, सब कुछ वैसे ही हुआ। अब आप देख सकते हो ये पैटर्नल है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ये भी पैटर्नल है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ठीक है, इस तरह से। अब ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। हेलो, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो चुके हैं। हाँ, ये फ्रैगमेंट वगैरह एक्सचेंज हो चुका है, अलग अलग दिखाई दे रहा है, वो तो है, ठीक है, उसको अभी इग्नोर करो फिलहाल। फिलहाल पहले समझो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अब जब मेटाफेज में देखोगे तो पैटर्नल एक साइड में अरेंज हो गए हैं, मैटरनल एक साइड में अरेंज हो गए हैं, और जैसे ही बच्चों एनाफेज आएगा, एनाफेज 1, आपको एक चीज देखने को मिलती है, ये वाला पैटर्नल और पैटर्नल एक साइड चले जाएंगे और मैटरनल और मैटरनल दूसरे साइड, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स separate while the sister chromatids remain associated at their centromeres, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे को चिपके हुए हैं, वो कुछ सेपरेट नहीं हुए। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखो। बेटा मेटाफेज में कंडीशन 2n और 4c है, ठीक है। तो एनाफेज में क्या आ गया? एनाफेज में भी बेटा 2n और 4c ही है। अब यहाँ पे 4n 4c हुआ ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर आप काउंट करके देखो तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर भी 4 ही है, यहाँ पे भी 4 ही है। बेटा क्लियर है क्या? 4n 4c नहीं हुआ है, एनाफेज में 4n 4c नहीं हुआ। मैटरनल एक साइड में चले गए, पैटर्नल एक साइड में चले गए, ठीक है। टेलोफेज 1 में क्या होगा बेटा, आप अच्छे से देख पा रहे हो। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर and the two haploid daughter nuclei are formed. This is called a dyad. अब ये dyad चीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। After this cytokinesis may occur. अब ये देखो, ये एक dyad, ये एक dyad है बेटा, ये एक तरफ चले गए पैटर्नल वाले, ये एक dyad है, ये एक dyad है ना। ये अब ये dyad की स्पेलिंग है ना, आपको दोनों भी दिखाई देगी, DYAD, DIAD, so don't get confused, है ना। हेलो बच्चों, ठीक है। सो DIAD यहाँ लिखा है, इट्स ओके। सो ये जो डायड आपको दिखाई दे रहे हैं, पैटर्नल वाले दोनों एक सेल में चले गए और दूसरे बेटा दूसरे सेल में चले गए। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एनाफेज में कंडीशन क्या है बच्चों? 2n and 4c। बट बेटा डॉटर सेल में कंडीशन क्या है? तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 4 जो क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, ऐसा रहा नहीं, यहाँ पे आ गया n and 2c, n and 2c दिखाई दे रहा है। एक क्रोमोसोम उसके 2 क्रोमैटिड्स, एक क्रोमोसोम उसके 2 क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड। तो बेटा आपको मियोसिस 1 के एंडिंग में जो डॉटर सेल मिलते हैं वो होते हैं n and 2c। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो कम हो चुका है, बट नंबर ऑफ कॉपीज जो है अभी भी डबल, इजंट इट? हेलो, क्लियर है बेटा? यस। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद में साइटोकाइनेसिस मे और मे नॉट ऑकर। बहुत बार होता है कि मियोसिस 1 होने के बाद में बहुत बार तुरंत बेटा मियोसिस 2 शुरू होता है, या तो कभी कभी कुछ मियोसिस ब्रेक भी लेते हैं कि चलो थोड़ी देर रुक लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है, शॉर्ट इंटरफेज अगर आता है बीच में, after a short interphase, it is followed by meiosis 2, and this short stage between the two meiotic divisions is called as
इंटरकाइनेसिस, उसको क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस, मतलब दो डिवीजन के बीच का रेस्टिंग स्टेज। बहुत बार तो होता भी नहीं, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। हर बार मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 के बीच में इंटरकाइनेसिस हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और जब भी हो तो उसे मैं इंटरकाइनेसिस कहता हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि यार डीएनए की कॉपी तो बनानी नहीं है, डीएनए रेप्लिकेशन तो होना नहीं है, पहले जो हो चुका वो हो चुका। डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट ऑकर इन दिस फेज, इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन करना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर बताया मेयोसिस में 2 बार सेल डिवीजन होता है और एक ही बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। नाउ द थिंग इज वेरी सिंपल, वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड। यहाँ पे होगा प्रोफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, ठीक है। सो जब आप प्रोफेज 2 के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर से वही है, आप देख सकते हो यहाँ पे N एंड 2C कंडीशन है, N एंड 2C कंडीशन। ये भी पैटर्नल है, ये भी पैटर्नल है, मतलब N है, हैप्लॉइड कंडीशन है, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, सो इट्स हैप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा किसी का पेयर अवेलेबल है नहीं, तो इट इज नॉट 2N, ना इस क्रोमोसोम का पेयर है ना इसका, तो पेयर पहले सेपरेट हो गया। So it is initiated immediately after cytokinesis. The chromosome again become compact. फिर से बेटा उनका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन बोथ द न्यूक्लियाई। फिर से बेटा वही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, फिर से प्रोफेज 2, ठीक है। फिर आएगा मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा? फिर से बेटा ये इक्वेटोरियल प्लेन पे दोनों डायड जो है अरेंज हो गए। Both the diodes gets arranged on equatorial plate. Spindle reappears, microtubule spindle fiber बनाना शुरू कर देते हैं, काइनेटोकोर से बेटा अटैच हो जाते हैं। Everything same will happen, जो भी पहले हुआ वैसा ही होगा। नेक्स्ट, अभी आता है बच्चों एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होगा? अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगा, अब यहाँ जो डायड है मतलब N और 2C कंडीशन है मेटाफेज 2 में, वो चेंज होकर के बेटा फिर से 2N और 2C कंडीशन आ जाती है। कैसे? यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 क्रोमोसोम है, बट चारों मोनैड है, अभी मोनैड बन गए, ठीक है। ये पैटर्नल है ना, पैटर्नल का ही मोनैड बना, ठीक है। तो ये जो है मोनैड बन चुके हैं, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, which was holding sister chromatid together, मतलब जो भी सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होगा लाइक दी एनाफेज, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपको 2N और 2C कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 में क्या होगा? तो देखो टेलोफेज 2 में the two groups of chromosome once again get enclosed by nuclear, फिर से यार वही होगा, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आएगा, फिर से बेटा सारे जो ऑर्गेनल्स है, गोल्गी है, ये है, सब वापस आ जाएंगे। बट आपको एनाफेज 2 में पता है क्या कंडीशन थी? 2N एंड 2C, बराबर है। तो बेटा डॉटर सेल में क्या आ जाएगा? क्योंकि देखो ये आधा है, ये आधा है, तो ये N और C, मतलब एक क्रोमोसोम सेट है और उसकी एक एक कॉपी है, N एंड C। ये इस तरह से बेटा आपको लास्ट में जैसे ही मेयोसिस खत्म हो जाता है तो चारों सेल में बेटा आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। इज इट क्लियर बच्चों? कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखना चाहूंगा, इनिशियल से लिखता हूँ, आप भी लिख लेना, बहुत जरूरी है। राइट इट डाउन एंड अंडरस्टैंड इट। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, जीवन में क्या था, एस में क्या है, G2 में क्या है, ठीक है। ये तो माइटोसिस में भी ऐसा ही था, बराबर। अभी मियोसिस में लिख लेते हैं, है ना। प्रोफेज 1 में क्या होता है, मेटाफेज 1 में क्या होता है, ठीक है। एनाफेज 1 में क्या होता है, कौन बताएगा? तो वही रहता है सर, कुछ चेंज नहीं होता। टेलोफेज 1 में क्या होता है सर, वही रहता है 2N एंड 4C।
हाँ, न्यूक्लियस में अगर आप देखोगे जो नया न्यूक्लियस बनते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं टेलोफेज 1 के केस में, उनमें क्या होता है सर, उनमें एन और 2C कंडीशन दिखाई देती है। तो जो डॉटर सेल बनते हैं आफ्टर मियोसिस 1, उनमें क्या होता है सर, उनमें एन और 2C कंडीशन आ जाती है। इसका भी आधा होता है, इसका भी आधा हो जाता है। क्या बात क्लियर है? ठीक है, सबका आधा हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि इससे तो पूरा डिवीजन हुआ नहीं, क्योंकि क्रोमेटिड भी तो सेपरेट होनी चाहिए। इसीलिए फिर से बेटा कहानी शुरू होती है। फिर आता है प्रोफेज 2। तो प्रोफेज 2 में एन और 2C होता है कंडीशन। तो मेटाफेज 2 में क्या होगा, मेटाफेज 2 में भी होगा बेटा एन और 2C। एनाफेज 2 में क्या होगा सर, एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है तो बन जाता है फिर से 2n and 2C। टेलोफेज 2 में क्या होगा सर, टेलोफेज 2 में 2n and 2C होता है। बट डॉटर न्यूक्लिया में क्या होता है, डॉटर न्यूक्लिया में सर n और C आ जाता है। मतलब डॉटर सेल में क्या आ जाएंगे सर, सारे डॉटर सेल में n और C आ जाता है। ये हो गया कंप्लीटली प्रॉपर हैप्लॉइड क्रोमोसोम। अब इसमें क्रोमोसोम नंबर भी हैप्लॉइड पे आ गया है, क्रोमोसोम की कॉपीज जो है, डीएनए की कॉपीज भी हैप्लॉइड पे आ चुकी है। क्लियर है बेटा? देख लो, लिख लो इसको सही ढंग से। हेलो, Yes, sir. ठीक है, इसको लिख लो। हो गया बेटा? क्लियर है? अब मैं वही Yes, sir. क्वेश्चन आप सबसे पूछता हूँ, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। मान लेते हैं बेटा एक सेल है, उसके G2 स्टेज में 92 पिकोग्राम डीएनए है, बराबर। तो उसके डॉटर सेल में आफ्टर मियोसिस 1, ठीक है, और डॉटर सेल्स में आफ्टर मियोसिस 2 कितना डीएनए अमाउंट होगा? ठीक है, तो अब बेटा G2 में कितना अमाउंट है, 92 बोला गया, 98 लिख लेते, चलो 98 पिकोग्राम डीएनए है उसके G2 स्टेज में। ठीक है, तो बच्चों उसके डॉटर सेल्स में, मतलब आफ्टर मियोसिस 1 जो डॉटर सेल बनेगा उसमें कितने अमाउंट होगा, और है ना डॉटर सेल जो कि मियोसिस 2 के बाद बनेंगे उसमें कितना मियोसिस होगा, डीएनए कंटेंट होगा, बताओ। कितना होगा बताओ? आपके सामने है सारा खेल। हाउ दैट G2 में 4C कंडीशन है। G2 में क्या है बेटा, 4C कंडीशन है ना। G2 में क्या है, 4C कंडीशन, पक्का है ना। और तो फिर डॉटर सेल में कितना हो जाएगा, हाफ। 98 का हाफ कितना होता है, दैट विल बी इन द डॉटर सेल आफ्टर द meiosis 1 and after meiosis 2 again it will be again half, मतलब 98 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो वो आपको वहां पे आ जाएगा। isn't it? हेलो, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे meiosis 1 का अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया चीज है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि meiosis 1 समझ में आना चाहिए। देयर इज ओनली डिफरेंस बिटवीन द एनाफेज दैट यू हैव टू रिमेंबर वेरी प्रॉपरली। इफ यू सी द एनाफेज वेरी क्लियरली, अगर आपको क्लियरली एनाफेज समझ में आता है तो आप ऑटोमेटिकली बेटा इन चीजों को क्लियरली देख पाते हो कि एक्चुअली हुआ क्या है, हो क्या रहा है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट द meiosis प्रोसेस। ठीक है, किसी को भी डाउट है, नहीं समझ में आया है, फिर से बताओ ऐसा बोलना है तो आप बोल सकते हो। मैं किसी और वे से समझाऊंगा, ड्रॉ करके बताऊंगा, व्हाटएवर, क्योंकि मैंने ड्रॉ बिल्कुल भी नहीं किया, वैसे मैं ड्रॉ करके सर बता। ड्रॉ करके बता दो ना पेन ठीक पेपर है, पे। तो
क्योंकि ड्रॉ करके मैं बताता हूँ हमेशा। तो अभी क्या करेंगे ना, हम लोग आज बिल्कुल ड्रॉ करके नहीं बताएंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारा क्लास होगा उसमें मैं मियोसिस 1 को पूरा ड्रॉ करके, मतलब इनिशियल लेवल से आखिरी तक, ये देखो ये क्रोमोसोम जा रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसे करके समझा, ठीक है। तो उससे मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ चित्र दिखाया है ठीक है। तो कुछ कुछ लोगों को क्लिक नहीं होता चित्र दिखाने से, पिक्चर दिखाने क्या होता है ऐसा। ओके, एनीवे आई विल आस्क वन सिंगल क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2। बस इतना बताओ। एनाफेज क्या है? एनाफेज में क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, बराबर। एनाफेज 1 में क्या होता है? एनाफेज 1 में होमोलॉगस पेयर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। एनाफेज 2 में क्या होता है? एनाफेज 2 में जो हैप्लॉइड कंटेंट डीएनए बन चुका है उसके क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों में डिफरेंस है बच्चों, और ये तीनों का डिफरेंस हमें प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। हेलो, यस। तो ये है आपके सामने ओवरऑल स्टेप जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लियरली दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो ओवरऑल स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है। एनाफेज 1 में आप 100% बार बार देख सकते हो, इधर भी डायट चले गए, इधर भी डायट चले गए, ठीक है। डायट इधर आ गया, डायट इधर आ गया, तो ये बन गया। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली 2n एंड 4c कंडीशन दिखता है, 2n एंड 4c कंडीशन दिखता है, 2n एंड 4c कंडीशन दिखता है। दोनों डॉटर सेल में n और 2c कंडीशन दिखता है। काउंट करके देखो, खुद काउंट करो, आपको दिखता है। Just count it, you will see it. If you count it, you will see it. हेलो, ठीक है। जैसे आप काउंट करोगे आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, फिर वही है यार, प्रोफेज 2 में 2n n 2c है, n और 2c है। अब यहाँ पे देखो 2n और 2c हो गया, और बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ हो जाते तो n और c आ जाता है डॉटर सेल्स में। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? देखो ना, बिल्कुल सिंपल आपको सामने बड़ा पिक्चर से, उसमें आप इवन ऐसे पेन लगा करके टच काउंट करके देखो, आपको दिखेगा, है ना। 4 क्रोमोसोम है, हर एक की, है ना, 4 कॉपीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। एनाफेज 1 में भी आप देख सकते हो कि 4 क्रोमोसोम है, 2, है ना, और उसके बाद हर एक की 2-2 कॉपीज आपको दिखाई देती है। और जैसे ही बेटा मियोसिस हो जाता है तो आपको दिखाई देता है कि यार एक एक सेल में सिर्फ 2 क्रोमोसोम है, पहले 4 थे, फिर 2 क्रोमोसोम है ना, और 2-2, मतलब एक एक की 2-2 कॉपीज है, तो उसको हम 2c कहते हैं, क्योंकि हाफ हो गया ना, आधा हो गया। 4c का भी आधा हो गया, 2n का भी आधा हो गया, n और 2c आ गया, ठीक है। n और 2c वाले सेल को आगे बढ़ा दो, n और 2c दिख रहा है ना, 2 क्रोमोसोम है, 2 कॉपीज है, ठीक है, हर एक की। वैसा ही मेटाफेज में है। अब एनाफेज में फिर से बेटा सेंट्रोमियर डिवाइड होते बेटा फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 क्रोमोसोम, 2 से 4 हो गए, 2 क्रोमोसोम से 4 क्रोमोसोम हो गए। अब क्योंकि वो टेलोफेज में सेपरेट हो जाएंगे तो फिर से बेटा हाफ, एकदम हाफ आ जाएगा सबका, नंबर भी हाफ पे आ गया, ठीक है, और कॉपीज भी एकदम हाफ पे आ गई, एकदम n और c कंडीशन आ गई। तो ये आप खुद काउंट कर सकते हो, बट ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में, है ना, थोड़ा सा मॉर्निंग में मैं आपको ये सारी चीजें ड्रॉ करके फेस बाय फेस आपको बताऊंगा। और सबसे आखिरी में इम्पोर्टेंटली, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जेनेटिक्स का फाउंडेशन बनाना है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नेक्स्ट क्लास में ये जो पहली प्रोफेज 1 वाली स्टेज है ना, अभी आज मैंने छोड़ दी है, ठीक है, उसको थोड़ा सा बेटा डिटेल में लूंगा। तो डोंट रिमेन एब्सेंट, मतलब मैं जेनेटिक्स की कुछ बातें उस दिन थोड़ा क्लियर करके बेसिक बना करके रखूंगा, जिससे मैं आपको जब जेनेटिक्स पढ़ाऊँ 12 स्टैंडर्ड में तो आपको समझ में आए कि मैंने पहले से ही इसका थोड़ा सा बेसिक बना के रखा हुआ है, ये है, ऐसा ऐसा है, ठीक है। सो दैट आई विल डू एवरी ईयर, इट्स नॉट न्यू। So I will do next time, I will draw the stages, I will explain everything. Right now बस आपको सिर्फ नंबर वाली चीज समझ में आनी चाहिए। Can you calculate the amount as well as the DNA number if any given? क्या आप कर सकते हो? इतना बता दो। हेलो, Yes, sir. ठीक है। ये आपने अगर सही ढंग से लिख लिया, समझ लिया है, तो इसके बियॉन्ड जाके कुछ नहीं पूछेंगे। चलो मैं एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें से। मुझे क्या बता सकते हो
कि मेटाफेज 2 में जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, डायड या मोनैड, मेटाफेज 2 में। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, आप चाहे मेटाफेज देखो, आप चाहे मेटाफेज 1 देखो, या आप चाहे मेटाफेज 2 देखो, डायड। हर किसी में बेटा डायड ही होता है। क्लियर है ना? मतलब मेटाफेज में बिल्कुल शक ही मत रखो, मेटाफेज है मतलब डायड ही होता है। इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। हाँ, इज इट? ये आसान है, मतलब 1 सेंट्रोमियर 2 क्रोमैटिड, इट इज ऑलवेज इन द मेटाफेज। और वो बार बार यही पूछते हैं बच्चे ये अननेसेसरी कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कुछ अलग होगा इसलिए पूछा, कुछ नहीं है, सब में डायड होता है। देख लो ना, ये दिख रहा है, ठीक है ना? अब इसको लिख के रखना, मतलब समझ के रखना यार, ये क्वेश्चन आया तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का। दूसरा, एनाफेज 2 में और एनाफेज 1 के क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? एनाफेज 2 एनाफेज 1 के क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? तो आप बता सकते हो कि सर एनाफेज 2 में जो क्रोमोसोम है वो डायड है, और एनाफेज 1 में जो क्रोमोसोम, सॉरी एनाफेज 1 में जो क्रोमोसोम है वो डायड है, और एनाफेज 2 में जो है वो बेटा क्या है रे, मोनैड बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। दिख रहा है कि आपको? देख लो, एनाफेज 1 में क्रोमोसोम कैसे हैं, डायड, एनाफेज 2 में कैसे हो जाते हैं, मोनैड। हेलो, इजंट इट? यस सर। ठीक है, मैं आपको सीधा ही पूछ लेता हूँ, क्या आप मुझे ऐसे 2 स्टेजेस बता सकते हो मेयोसिस में जहां पे मोनैड दिखाई देता है? आंसर बहुत आसान है सर, ओनली एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 में ही ऐसा देखने को मिलेगा, है ना? बाकी सब में डायड ही होता है रे, प्रोपेज मेटाफेज किसी का भी ले लो, है ना, सब में डायड ही होता है। तो ओनली एनाफेज 2 and telophase 2 are the 2 stages in which the chromosome is monad. अदरवाइज सब में क्या है बेटा, डायड है, क्योंकि एनाफेज 2 के बाद में ही तो स्प्लिट होगा, ये समझना है। अब वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको रट के थोड़ी जाना है, ये समझ के जाना है। If you have that understanding, you will deliver it in the proper manner. Is it clear? Hello? Clear है? ठीक है, यस सर। तो चलो सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताओ किसी भी मेटाफेज में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायड। डायड या मोनैड? है ना? तो आपको तो आंसर आ गया, आपको पता है अभी कि सर मेटाफेज बोला तो डायड, चाहे जो हो। इजंट इट? इट्स सिंपल, मेटाफेज मतलब डायड, मेटाफेज मतलब डायड, मेटाफेज मतलब डायड, खत्म। हाँ, एनाफेज में सर, एनाफेज माइटोसिस का, उसमें मोनैड होता है, एनाफेज 2 में भी मोनैड होता है, बस एनाफेज 1 में डायड ही रहता है, क्योंकि वहां पे स्प्लिटिंग होता नहीं है। दैट्स इट, इट्स इतना बस, क्योंकि वो सिर्फ मेटाफेज एनाफेज में ही पूछते हैं, इसलिए क्लियर रहो, ठीक है, एकदम क्लियर रहने। आज बेटा हम लोग ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते इस चीज को, ठीक है, हम लोग डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में इसको पूरी तरह से मेयोसिस को थोड़ा क्लियरली देखते हैं, क्योंकि इट नीड्स समथिंग फ्रेश माइंड, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद दिस एंटायर ऑल द स्टेप्स वन बाय वन, एक एक स्टेप को हम लोग पढ़ेंगे, एंड देन इसके प्रोफेज 1 के जो जितने भी स्टेप्स हैं विद सम बेसिक्स ऑफ द जेनेटिक्स विल सी। क्लियर है? हेलो? यस सर। आप बोलो कुछ तो क्वेश्चन। आपने एक मेटाफेज 1 और एनाफेज 1 की जो स्लाइड दिखाई थी वो एक बार वापस दिखा बेटा बेटा थोड़ा आवाज नहीं आ रहा आपका क्लियर। हेलो? हेलो। हाँ बोलो, हाँ भी आ रहा है, बढ़िया हाँ बढ़िया। सर, मैं वो बोल रही थी, आपने मेटाफेज 1 और एनाफेज 1 का जो स्लाइड दिखाया था वो एक बार हाँ वापस दिखा सकते हो? हाँ, व्हाई नॉट, ये क्या है, सामने ही तो है। अच्छा, नहीं, वो इसका जो एकदम स्पेशल स्टेप्स देखना है। है? अच्छा, ये है, ये है, ये वाला। हाँ सर, मतलब मेटाफेज 1 का देखना है। तो ये मेटाफेज 1 है और ये एनाफेज 1 है, इसमें क्या दिक्कत है बोलो?
नहीं सर, जो मेटाफेज 1 का जो आपने वो दिखाया था ना, रिटर्न पार्ट जो था, उसमें शायद कुछ मैंने गलत तो समझ लिया। यहाँ पे हाँ सर, समझा। समझ गए? वाह, बढ़िया है। चलो तो प्यारे बच्चों, आज यहीं पे हम लोग रोकते हैं कंसेप्ट को, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मियोसिस को, है ना, आगे बढ़ाएंगे, इसको समझेंगे और इसके सारे PYQs को भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है? सो एनीथिंग एल्स, कुछ पूछना चाहते हो? कोई डाउट है दूसरा? हेलो? No, sir. No, so thank you. Bye bye. Have a nice night. Good night. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. हाँ बोलो। अच्छा बाय।